हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की वास्तुकला। वास्तुकला का अर्थ होता है भवन निर्माण की कला। जब हम घर, भवन, इमारतों को बनाते हैं तो वास्तुकला का प्रयोग करते हैं। वास्तुकला को ध्यान में रखकर ही हम घर, भवन और इमारतों का निर्माण करते हैं कि घर किस दिशा में होगा, उसका स्थिति कैसे होगा, क्या क्या सामग्री होगा, सब चीज़ का ध्यान रखकर ही हम भवन का निर्माण करते हैं। प्राचीन काल में भी वास्तुकला का प्रयोग किया जाता था और आज भी हम वास्तुकला का प्रयोग कर ही घर, भवनों और इमारतों का निर्माण करते हैं। वास्तुकला को ध्यान में रखकर ही कोणार्क मंदिर, ताजमहल, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर आदि का निर्माण किया गया है। कला दो प्रकार के होते हैं, ललित कला और उपयोगी कला। उपयोगी कला में बढ़ई, कुम्हार, सुनार आदि आते हैं, जो हमारे प्रतिदिन के उपयोग में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हर दिन के। ललित कला में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला और काव्य कला, ये 5 कलाएं आती हैं। यह पाठ भारत की वास्तुकला के बारे में है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची के स्तूप, ताजमहल और दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बताया गया है। इससे हमारे देश की पुरानी धरोहर के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। वास्तुकला के साथ साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी दिए गए हैं। इस पाठ में हमें वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलता है और पुराने धरोहर, प्राचीन काल से आज तक किस प्रकार वास्तुकला का प्रयोग किया गया है उसके बारे में जानकारी मिलती है। भारत विविध कलाओं का देश है। इस दृष्टि से यह विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। भारत अनेक कलाओं का देश है और इस दृष्टि से ये अनोखा है। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। समृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि। प्राचीन काल में ये बहुत ही अच्छी तरह वृद्धि कर रहा था। इसी के अनुरूप कलाओं में भी भारत की उत्कृष्टता सर्वमान्य है और इसी के अनुरूप कलाओं में भी ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभिव्यक्ति ही कला है। अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रकट करना। बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो प्रतिबिंब मनुष्य के मन पर पड़ता है, प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई, उसकी सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही कला है। यहाँ बोला गया है बाहर की वस्तुओं को जो हम देखते हैं और उसका छवि, उसकी परछाई जो हमारे दिल में पड़ता है, उसको जब हम प्रकट करते हैं, बाहर हम किसी रूप में उसको देते हैं, तो वही कला कहलाता है। कला का संबंध नियमों से ना होकर व्यक्ति से होता है। बोलते कला का संबंध जो है वो कोई नियम से नहीं है, व्यक्ति से है। अतः व्यक्ति या कलाकार किसी भी माध्यम से अपनी कल्पना को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करे। बोलता कोई भी व्यक्ति हो या कलाकार हो, किसी भी माध्यम से अपनी कल्पनाओं को, वो जो कल्पना करता है उसको किसी भी रूप में एक सुंदर रूप देकर उसे बाहर प्रकट करे, वह कलाकृति ही कहलाएगी। बोलते वो भी कलाकृति ही कहलाएगी। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, कल्पना करते हैं और उसको पेपर में जब हम आकार देते हैं, वो कला है। ये कलाएं ललित कला और उपयोगी कला है। ये कलाएं जो हैं 2 प्रकार की होती है, ललित कला और उपयोगी कला। 2 विभागों में बांटी जा सकती है। उपयोगी कलाओं में बढ़ई, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, जुलाहे आदि के व्यवसाय आते हैं। ये जो उपयोगी कला है, इसमें बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, सुनार जो सोना का काम करता है, राजमिस्त्री जो घर बनाता है आदि के काम काज आते हैं। जबकि ललित कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य कला और काव्य कला, ये 5 कलाएं आती हैं। और ललित कलाओं के अंतर्गत ये 5 कलाएं आती हैं। मूर्त आधार की कलाओं में वास्तुकला आती है। मूर्त का अर्थ है आकार वाला जो कला है, उसमें वास्तुकला आता है। जैसे हम पत्थर को काट के रूप देते हैं, विभिन्न प्रकार के रूप देते हैं, उसी कला को हम वास्तुकला कहते हैं। वास्तुकला भवन निर्माण की कला है। ये कला जो है वो भवन निर्माण की कला है।
भवन के लिए उपयुक्त स्थान, उसकी स्थिति, दिशा, सामग्री आदि बारीकियों को ध्यान में रखकर बने भवन ही वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। वास्तुकला के को ध्यान में रख के जो घर, भवन या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होता है, उसी को हम वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है और ये कला जो है आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। बोलते हैं अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो 5000 पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम के 2 नगरों में वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं। बोलते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इस 2 नगरों में वास्तुकला के बहुत ही अच्छे उदाहरण मिले हैं, नमूने मिले हैं। इन नगरों में मकान 2 मंजिले और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। मकान जो थे 2 मंजिले थी और पक्की ईंट से बनाई गई थी। मकान का प्रत्येक कक्ष का अर्थ है कमरा, विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया था। बोलता जो भी कमरा था वो विशेष स्थिति को रखकर, ध्यान में रखकर ही निर्माण किया गया था कि कमरा किस ओर बनाया जाए, किस दिशा में बनाया जाए, इसका ध्यान रखकर ही कमरा का निर्माण किया गया था। स्नानागार का अर्थ होता है बाथरूम। स्नानागार का अपना महत्वपूर्ण स्थान था और स्नानागार का भी एक अलग स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद मौर्य काल आया और मौर्य काल में भी भारतीय वास्तुकला जो है बहुत ही विकसित हुई। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया। बोलते सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में देश जो था बहुत अधिक धन धान्य से संपन्न हो गया, भर गया, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब चीज भरा पूरा था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बड़े विस्तार से वर्णन किया है और यूनान के राजदूत ने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इस महल के खंभों पर सोने और चांदी के बेलबूटे बने थे और उन पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी अंकित थे। अंकित मतलब बना हुआ। बोलते जो महल का खंभा था उसमें सोना, चांदी, हीरा जवाहरात सब का बेलबूटा टंगा हुआ था और रंग बिरंगे पक्षी अंकित किए गए थे, वो भी मतलब अनमोल रत्नों से। केवल राजमहल ही नहीं, साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। बोलते केवल राजमहल इतना सजा संवरा नहीं था, आम आदमी का घर भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय का अर्थ होता है मतलब कहने योग्य, उसका जो है बहुत अच्छी तरह उल्लेख हम कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो बोलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 3 किलोमीटर दूर में सांची का स्तूप है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह नारंगी की तरह गोल है। बोलते ये ऑरेंज की तरह गोल है। बौद्ध धर्म में अनेक स्तंभ भी बनवाए गए थे। स्तंभ का मतलब होता है खंबा और बौद्ध धर्म में अनेक इस तरह के स्तंभ बनाए गए थे। सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सारनाथ का स्तंभ जो है जो मौर्य कार्य के शासन काल में बनाया गया था, ये वास्तुकला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं। बोलते हैं 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं पर दिखाई 3 ही देता है। नीचे बीच में चक्र है, नीचे चक्र है बीच में और इधर उधर हंस और दोनों तरफ हंस है। दौड़ते घोड़े, हाथी तथा सांड है। यही चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज में भी अंकित है। बोलते ये जो चक्र है ये हमारे राष्ट्र ध्वज में भी अंकित है, हमारे झंडे में अंकित है। हमारे भारत देश का झंडा में यही चक्र अंकित है। चारों सिंहों की आकृति हमारे देश के राजकीय कागजों की मुहर है और ये जो 4 सिंह बने हुए
ये हमारे देश के राजकीय कागजों पर, मतलब हमारे नोट जो है, नोट जो है उसमें अंकित है ये मोहर। केवल वास्तुकला ही नहीं, अन्य कलाओं की दृष्टि से भी गुप्तकाल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। बोलते हैं केवल वास्तुकला ही नहीं, अन्य कलाओं की दृष्टि से भी गुप्तकाल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना गया है, सुनहरा युग, क्योंकि इस युग में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस युग में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं में अद्भुत उन्नति हुई। इस युग में इन तीनों कलाओं में बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई। इस काल में अनोखे कलात्मक मंदिर बने और इस काल में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। बोलता है गुप्त काल के समय उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, मतलब 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, 4 मंडप है तथा खंभों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी हैं। बोलते इस मंदिर के खंभों पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना लौह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना लौह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। ये लोहे से बना हुआ है और बहुत ही अद्भुत नमूना है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।